हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप लोग का हमारे आज नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों और उपग्रहों से संबंधित गति के बारे में, और इसके बारे में अगर पढ़ेंगे तो फिर केपलर के नियम को भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों के नियम, ग्रहों के गति का नियम या ग्रहों के कक्षीय वेग का नियम या उपग्रहों से रिलेटेड जो भी नियम होता है वो किसके द्वारा दिया गया था? केपलर के द्वारा दिया गया था। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो उनके गति के बारे में या उनके गति से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ने के लिए, उनसे जो भी उनके गति के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे संबंधित केपलर ने कुल 3 नियम प्रतिपादित किए। ग्रहों के गति से संबंधित केपलर ने कुल कितना नियम प्रतिपादित किया? 3 नियम प्रतिपादित किया। सबसे पहला बात, अगर आपसे कहा जाए कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम दिया कौन, तो केपलर। और केपलर ने ग्रहों से गति से संबंधित कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। ग्रहों की गति को समझाने के लिए केपलर ने 3 नियम दिए, जिसमें इनका प्रथम नियम था, पहला नियम था। पहले नियम को कक्षा का नियम भी कहा जाता है। पहले नियम को कक्षा का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम था, हमारे सौर मंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर, हमारे सौर मंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, और सूर्य उस ग्रह के दीर्घवृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर स्थित होता है। पहला नियम जो दिया गया केपलर के द्वारा, उसमें बताया गया कि जितने भी ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, और उस ऑर्बिट का, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का, उस दीर्घवृत्तीय कक्षा का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो केंद्र होता है, वो कौन होता है? सूर्य होता है। बस सिंपल इतना बताया गया पहले नियम में। और इस पहले नियम को क्या कहा गया? कक्षा का नियम कहा जाता है। जैसे यहां से फिगर से समझेंगे, ये हो गया हम लोग का सूर्य, ये बीच में इस तरह से मान लेते हैं ये सूर्य है, ये सन है, और इसके चारों ओर जो ग्रह होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं, वो किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, किस प्रकार के कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? तो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और इन दीर्घवृत्ताकार जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा होता है, इस कक्षा का केंद्र कौन होता है? सूर्य होता है। बस ये है पहला नियम। इस पहले नियम को कक्षा का नियम कहा गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। केपलर का जो दूसरा नियम था, दूसरा नियम को क्षेत्रफल का नियम या केपलर के क्षेत्र का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम में केपलर द्वारा क्या बताया गया? सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह की स्थिति सदिश द्वारा प्रति इकाई समय में तय किया गया क्षेत्रफल उस दीर्घवृत्ताकार मार्ग में ग्रह की स्थिति पर निर्भर न होकर समान रहता है। इसी को कहा जाता है केपलर का दूसरा नियम, या ये नियम जो है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है, या उस नियम का पालन करता है, अनुसरण करता है। दूसरा नियम में सिंपल क्या बताया गया कि हर एक प्रति एकांक समय में, जैसे कोई ग्रह मान लेते हैं किसी टाइम पर, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ग्रह है जो किसी टाइम पर यहाँ पर है, और अगर ये टी समय में यहां से गति करते हुए कहां आ गया, मान लिए यहां पे आ गया, पॉइंट ए पर था, यहां पे पॉइंट ए पर था कोई ग्रह, और टी समय में, टी समय अंतराल में वो कहां पहुंचा? पॉइंट बी पर पहुंचा। ठीक है। अगर वही ग्रह उसी गति से मान लेते हैं पॉइंट सी पर है या पॉइंट डी पर है, और वो गति करते हुए टी समय में ही, कितना समय अंतराल में? टी समय अंतराल में ही पॉइंट डी से कहां पर पहुंच गया? पॉइंट सी पर पहुंच गया। तो इसके द्वारा जो समय लिया गया, समय अंतराल लिया गया, इस स्थान पर भी टी समय ही लिया गया, और इस स्थान पर भी टी समय अंतराल ही लिया गया। यानी जो ग्रह है उतने समय में जितना यहां का क्षेत्रफल तय करेगा, उतना ही यहां क्षेत्रफल तय करेगा। समझ रहे हैं? दूरी की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहां पर कि दूरी बराबर तय करेगा या नहीं करेगा, लेकिन समान समय अंतराल में केपलर का जो क्षेत्रफल का नियम है या दूसरा नियम है, वो नियम इस प्रकार है कि किसी ग्रह द्वारा, किसी विशेष ग्रह द्वारा समान समय अंतराल में
तय किया गया क्षेत्रफल नियत रहता है या तय किया गया क्षेत्रफल समान रहता है। अगर t समय है यहाँ पर, तो इस t समय में जो कुल क्षेत्रफल यहाँ तय किया गया, और अगर t समय में किसी दो बिंदु का क्षेत्रफल किसी दूसरे जगह देखें तो वहां भी तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसी को क्षेत्रफल का नियम या केपलर का दूसरा नियम कहते हैं। इसी को क्षेत्रफल का नियम या केपलर का दूसरा नियम कहते हैं। देखिए, केपलर के दूसरे नियम के अनुसार ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है, यानी dA अपॉन dt कांस्टेंट होता है। dA अपॉन dt क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या इसको आप बोल सकते हैं नियत होता है, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं ये अचर रहता है। समान समय में तय किया गया क्षेत्रफल हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अचर होता है। इसे ही कहते हैं केपलर का दूसरा नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम या क्षेत्रफल का नियम। ठीक है, दूसरा नियम हो गया। अब हम लोग तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। केपलर का तीसरा नियम को हम लोग परिक्रमण काल का नियम कहते हैं। केपलर के तीसरे नियम को परिक्रमण काल का नियम कहा जाता है। तीसरा नियम में बताया गया है किसी ग्रह के सूर्य के चारों ओर उसके परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य के परितः उसके अक्षीय मार्ग में अर्ध मुख्य अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। अब इस पे देखिए हम लोग विशेष तरीका समझते हैं। किसी ग्रह के सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल होगा ना, परिक्रमण काल को कैपिटल T से सूचित करते हैं। उसका जो कक्षीय मार्ग होगा, यानी जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा होगा, उस मार्ग का जो त्रिज्या होगा उसके घन के समानुपाती होगा। देखिए, किसी ग्रह के द्वारा जो परिक्रमण काल लगेगा T और उसका कक्षीय मार्ग का जो त्रिज्या होगा यानी R, ये दो पॉइंट ले लिए, तो उस परिक्रमण काल का वर्ग उसके कक्षीय मार्ग के त्रिज्या के घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस यही कहता है केपलर का कौन सा नियम, तृतीय नियम। और केपलर के इसी तृतीय नियम को हम लोग कहते हैं परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, तो केपलर का नियम बस यही तीन नियम है जिसको आपको समझना था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो हर एक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण अपने चारों ओर के कुछ स्थान तक, जैसे अगर ये एक पिंड है तो ये अपने द्रव्यमान के कारण अपने चारों ओर कुछ दूरी तक आकर्षण बल लगाता है। उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र तक वो आकर्षित कर सकता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोलते हैं। देखिए, यह किसी पिंड के परितः आसपास का वह क्षेत्र है जिसमें वह पिंड अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव करता है। यानी हर एक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण, अगर ये कोई पिंड है तो ये अपने द्रव्यमान के कारण अपने आसपास के कुछ क्षेत्र तक आकर्षण बल लगाएगा या गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोलेंगे, और इसे E से सूचित करते हैं। E बराबर होता है क्या, कैपिटल G इंटू M बटा R स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र E बराबर होता है कैपिटल G इंटू M बटा R स्क्वायर। नेक्स्ट है गुरुत्वीय विभव। अगला पॉइंट है हमारा गुरुत्वीय विभव। किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान किसी इकाई द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। गुरुत्वीय विभव को जनरली V से सूचित करते हैं, और ये क्या है, किसी पिंड के द्वारा गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय विभव कहेंगे, और इसे V से सूचित करेंगे। V बराबर होता है माइनस कैपिटल G इंटू M बाई R, या E बराबर या गुरुत्वीय क्षेत्र बराबर होता है माइनस dV बटा dr। इसके हिसाब से आप गुरुत्वीय विभव का भी मान यहाँ पे पुट करके आगे समीकरण बना सकते हैं, कैपिटल G इंटू M बटा R। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वीय विभव के बाद है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय विभव के बाद पढ़ना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित
एक पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान उस पिंड को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर कोई पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसमें स्थित किसी पॉइंट को, किसी बिंदु वस्तु को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाएगा, उस कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसे कैपिटल यू से सूचित किया जाता है, और कैपिटल यू बराबर होता है माइनस कैपिटल जी इंटू m1 m2 भी लिख सकते हैं आप, m1 m2 और बटा क्या r। ये होता है उस पिंड का स्थितिज ऊर्जा। अब नेक्स्ट टॉपिक है उपग्रह। अभी तक हम लोग ग्रह के बारे में देखें, अब देखते हैं उपग्रह क्या है। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर, किसी ग्रह के चारों ओर कोई पिंड किसी निश्चित वेग से चक्कर लगाते हैं। ग्रह के चारों ओर लगाने वाले जो पिंड कोई निश्चित वेग से चक्कर लगा रहे हो, उन पिंडों को हम लोग क्या कह सकते हैं, उपग्रह कह सकते हैं। किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक या कृत्रिम पिंडों को क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। जैसे अब हमारा पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, तो उसका प्राकृतिक उपग्रह तो केवल एक है। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर जो एक पिंड चक्कर लगा रहा है वो कौन है, चंद्रमा है, मून है। तो प्राकृतिक उपग्रह तो केवल एक है। तो ऐसा नहीं कि उपग्रह केवल एक है। परिभाषा क्या है कि किसी ग्रह के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चक्कर लगाएंगे, उन सभी पिंडों को आप क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो ये भी उपग्रह है। इसके अलावा बस इतना फर्क है कि ये हमारा एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये एक प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट है, ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा हम लोग कई ऐसे उपग्रह बनाकर भेजे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो वो भी क्या कहलाएगा, उपग्रह ही कहलाएगा। बस उसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह बोलेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे, क्योंकि वो हम मानवों के द्वारा बनाया गया है, ना कि प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जैसे आर्यभट्ट तो खैर भारत का छोड़ा गया पहला ही उपग्रह है, पहला ही कृत्रिम उपग्रह है। लेकिन उसके बाद आर्यभट्ट, इनसैट, एप्पल, इस तरह से कई उपग्रह हैं, रोहिणी, इस तरह से कई उपग्रह हैं जो कृत्रिम उपग्रह हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर कई सारे पिंड चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से सभी के सभी कृत्रिम उपग्रह हैं। केवल एक चंद्रमा है जो कौन सा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। अब इन उपग्रहों के गति के बारे में पढ़ेंगे, अब इन उपग्रहों से संबंधित बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो किसी पिंड का वह वेग जो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालने के लिए आवश्यक हो, उसे पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो किसी पिंड को, कोई भी वस्तु को अगर आपको पृथ्वी से बाहर ही कर देना है, जैसे ये पृथ्वी है, आप किसी वस्तु को पृथ्वी पर से अगर बाहर फेंकना चाहेंगे तो इतने आसानी से वो बाहर नहीं जाता है। जनरली आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकिएगा ना, तो एक निश्चित समय के बाद वो ऊपर जाके फिर वहां से क्या हो जाएगा, रिटर्न नीचे ही आ जाएगा। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो उसे अपने से बाहर जाने नहीं देता है। पृथ्वी अंततः उसे क्या करती है, अपने केंद्र की ओर फिर से आकर्षित कर ही लेती है। लेकिन वह न्यूनतम वेग, जिस वेग से फेंकने से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी उसे अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, वो क्या हो जाए, पृथ्वी से बाहर हो जाए, उस न्यूनतम वेग को ही हम लोग पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को इस वेग से फेंका जाए कि वो पृथ्वी से बिल्कुल बाहर ही चला जाए, रिटर्न होकर नहीं आए, तो उस वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए इसको सूचित क्या चीज से करते हैं, VE से सूचित करते हैं, एस्केप वेलोसिटी। VE बराबर क्या हो जाता है, √2 कैपिटल G इंटू M बटा R। ये पृथ्वी के पलायन वेग का या किसी भी ग्रह का अगर आपको पलायन वेग का मान निकालना है, हर एक ग्रह का पलायन वेग अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो एक बल लगाता है। तो जो ज्यादा बल लगा रहा है वहां पे पलायन वेग और अधिक होगा, जिस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है वहां का पलायन वेग कम होगा। तो हमारे
पृथ्वी का प्लायन वेग अलग होगा, बृहस्पति का अलग होगा, हर एक ग्रह का प्लायन वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। चंद्रमा का वहीं कुछ अलग होगा। तो किसी भी ग्रह या उपग्रह का अगर आपको प्लायन वेग निकालना है तो आप v इक्वल टू √2gm/r अप्लाई कर सकते हैं, जहां क्या हो गया, वी हो गया एस्केप वेलोसिटी, कैपिटल जी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल जी का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि यूनिवर्सल होता है, हर जगह एक ही होता है, और m का मतलब हो गया उस पिंड यानी ग्रह या उपग्रह का द्रव्यमान, और बटा में r का मतलब हो गया उस पिंड का या उस ग्रह उपग्रह का क्या, त्रिज्या। इसकी सहायता से आप प्रत्येक ग्रह या उपग्रह का प्लायन वेग निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी का प्लायन वेग है, हालांकि आप लोग इसको भी निकाल सकते हैं, कैपिटल जी का मान और पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का त्रिज्या अगर अप्लाई करिएगा ना तो आप पृथ्वी का प्लायन वेग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी के प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये पृथ्वी के प्लायन वेग के लिए बता रहे हैं। पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी न्यूनतम ये वेग होना चाहिए अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते हैं। इससे कम जरा सा भी वेग रहा तो वो वस्तु कहीं ना कहीं जाएगा और वहां से क्या हो जाएगा, रिटर्न पृथ्वी के सतह पर आने लगेगा, पृथ्वी उसे खींच लेगी। तो जितने भी उपग्रह सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट छोड़े जाते हैं, हाल ही में चंद्रयान भेजा गया, या फिर भारत आर्यभट्ट भेजा था, मंगलयान भेजा गया था काफी पहले, कुछ दिन पहले अभी आदित्य L1 लॉन्च किया गया जो सूर्य के सतह पर सूर्य का जो सबसे बाहरी सतह है कोरोना, उसका अध्ययन करेगा। तो ये सब कुछ भी, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाए उसका वेग न्यूनतम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक तो होगा ही। इससे कम होगा तो वो पृथ्वी से बाहर ही नहीं जा पाएगा, तो फिर चंद्रमा पर और सूर्य पर जाने का तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे कुछ समय पहले अगर मंगल ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह पर हमारा एक मंगलयान भेजा गया था, उसका स्पीड रखा गया था 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना, 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था। तो इतना अधिक रखा गया था, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 11.2 होना चाहिए। मंगल ग्रह का पृथ्वी से दूरी काफी अधिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखा गया था ताकि ज्यादा समय हम लोग को इंतजार ना करना पड़े, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो आसानी से वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं। ठीक है, प्लायन वेग के बाद आता है बारी, प्लायन वेग के बाद पढ़ना है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह से या कोई भी ग्रह है या उपग्रह है, अगर ग्रह है तो वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, और एक उपग्रह है तो वो किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो वो अपने कक्षा में जिस निश्चित वेग से चक्कर लगाता है उसके उस वेग को क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए सूचित इसको क्या चीज से किया जाता है, VO से सूचित किया जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। VO किसी ग्रह का कक्षीय वेग निकालना हो तो आप इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परिक्रमण काल, किसी उपग्रह का परिक्रमण काल। तो कोई भी उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उस समय को हम लोग कहते हैं क्या, परिक्रमण काल। जैसे अब चंद्रमा एक उपग्रह है तो ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगा लेगा, ये चंद्रमा पृथ्वी का पूरा एक चक्कर जितने समय में लगा लेगा उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, चंद्रमा का परिक्रमण काल बोलेंगे। चंद्रमा का परिक्रमण काल ऐसे अलग होगा। इसके अलावा अगर कुछ और उपग्रह हैं, मान लेते हैं एप्पल हो गया, आर्यभट्ट हो गया, रोहिणी हो गया, इनसैट हो गया, ये सब कृत्रिम उपग्रह है। तो ये भी पृथ्वी का चक्कर जितने समय में पूर्ण एक चक्कर लगा लेगा उस समय अंतराल को ही क्या बोलेंगे, उस उपग्रह का परिक्रमण काल बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, परिक्रमण काल के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, यहां से आ जाता है भू स्थिर उपग्रह। इसके बाद है भू स्थिर उपग्रह। कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर अगर निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो वो उपग्रह तो हैं, लेकिन वो इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं कि बिल्कुल पृथ्वी के कक्षीय वेग के समान चक्कर लगा रहे हैं, यानी एक निश्चित स्थान से ही चक्कर लगा रहे हैं। तो वैसे उपग्रहों को भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है, अर्थात वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखीय
कक्षा में समान कोणीय वेग से परिक्रमा करते हैं और उनकी गति अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के समान होती है, तो उस उपग्रह को क्या कहते हैं? भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं। अर्थात पृथ्वी जिस तरह से घूम रहा है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी एक तो इस तरह से सूर्य के चारों तरफ घूमता है और एक अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रहा होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो जो उपग्रह हैं वो भी उसके चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर घूमें, तो इस प्रकार के उपग्रहों को क्या कहेंगे? भू-स्थिर उपग्रह या भू-स्थैतिक उपग्रह कहेंगे। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जिससे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। भू-स्थिर उपग्रह का एक खास बात है कि ये पृथ्वी के सतह से कितना? 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर ही परिक्रमा करता है। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पृथ्वी के भूमध्य रेखीय तल के अनुदिश कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इनके घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के समान अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर ही होती है। पृथ्वी जिस तरह से पश्चिम से पूरब घूम रहा है, वो भी पश्चिम से पूरब घूमेंगे। साथ साथ इनकी परिक्रमण काल की अवधि अक्ष के घूर्णन अवधि के समान होती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक राउंड कितना समय में लगा लेता है? इस तरह से जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो जो भू-स्थिर उपग्रह होंगे ना, ये अपने अक्ष पर वो पृथ्वी अगर 24 घंटा में घूम रहा है, तो ये भू-स्थिर उपग्रह क्या करेंगे? पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटा में घूम लेंगे, इसलिए इन्हें भू-स्थिर उपग्रह कहेंगे। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को क्या कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसमें कुछ अलग बात नहीं है, कुछ विशेष भू-स्थिर उपग्रहों को ही ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है। इन उपग्रहों का खास बात होगा क्या? ये 24 घंटे में ही उत्तर से क्या दक्षिण की ओर एक बार अवश्य गुजर लेंगे। ये मात्र 24 घंटे के अंतराल में उत्तर से दक्षिण, यानी पृथ्वी का जो 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 24 घंटा में ये इन दोनों ध्रुवों को एक एक बार क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। अगर उत्तरी ध्रुव से चलना शुरू किया ना, तो ये जो ध्रुवीय उपग्रह होगा, ये जस्ट 24 घंटा में फिर से उस उत्तरी ध्रुव पर पहुंचेगा दक्षिणी ध्रुव होते हुए। तो इन्हीं उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसका जो उपयोग है प्रायः, देखिए नेक्स्ट इसके गुणों में आपको पता चलेगा। ये भू-स्थिर कक्षाओं में काफी नीचे, जो ये भू-स्थिर उपग्रह होते हैं, ये भू-स्थिर कक्षाओं में काफी नीचे लगभग 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। इसे ज्यादा, जैसे भू-स्थिर उपग्रहों को ज्यादा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, जबकि इसे मात्र 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रखा जाता है। क्योंकि इससे मेनली आपको क्या प्राप्त करना होता है? जो मौसम विभाग के सैटेलाइट होते हैं ना, ये यही होते हैं, भू-स्थिर उपग्रहों के विशेष लगाए गए जो होते हैं, जिसको ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, वही होते हैं। क्योंकि देखिए, इसलिए ये बादलों, तूफानों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी देने में सक्षम होते हैं। तो जनरली संचार उपग्रह जितने भी होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जितने भी होते हैं, वो सब भू-स्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह ही होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।